नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक चैप्टर दूरी और मापन, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसमें यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे और इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन या डार्विन? तो इसका आंसर है न्यूटन। गति के नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन न्यूटन ने 1681 ईस्वी में किया था और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया। उसी पुस्तक में इन्होंने इन गति के नियमों का वर्णन किया था और इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, जिसको हम लोग न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ए। न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि किसी भी वस्तु में तब की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के गति के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम, यह नियम जो है, इस नियम से हमें बल की सूत्र मिलता है या बल का मान मिलता है और प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन गति का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का या संवेग के नियम का? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम का, यानी जड़त्व का। कैसे, ये समझते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगने पर इस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति का जो निचला हिस्सा है वो विराम की अवस्था में आ जाता है, परंतु मनुष्य का, आदमी का ऊपर वाला हिस्सा गति में ही रहता है, जिसके कारण ये आदमी जो है वो आगे की ओर झुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिसन, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक जो थे वो न्यूटन थे। इस नियम के अनुसार पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए 2 पिंड हैं, ए और बी, जिसमें इस पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम और इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो समानुपाती होगा दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर के और व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके दूरी के वर्ग के। तो इन दोनों समीकरण को अगर हम मिलाते हैं तो ये जो बल है वो समानुपाती हो जाएगा एम का डिवाइड बाई डी स्क्वायर का, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट डालना पड़ेगा और इस कांस्टेंट का यहाँ पे हम नाम देते हैं जी। तो फॉर्मूला बन जाएगा जी कैपिटल एम बाई स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर, और इस जो जी है इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 गुने 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं? तो रेखीय संवेग संरक्षण जो वो न्यूटन के दूसरे नियम और न्यूटन के तीसरे नियम के संयोग से मिलके बना होता है, इसलिए इसका आंसर है
डी। और इसी रेखीय समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट भी काम करता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले में, नीचे की ओर त्वरित होने वाले में। तो इसका आंसर के चलिए हम थोड़ा समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है तो उसका भार जो है वो वास्तविक भार से अलग हो जाएगा। तो अगर कोई पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका आभासी भार जो होगा वो होगा वास्तविक भार प्लस ma। और कोई पिंड नीचे की ओर जा रहा है तो आभासी भार जो होगा वो होगा वास्तविक भार माइनस ma। तो अगर कोई पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका आभासी भार यानी जो महसूस करेगा भार वो होगा वास्तविक भार प्लस ma। और अगर कोई पिंड नीचे की ओर जा रहा है तो उसमें जो भार महसूस करेगा वो भार होगा वास्तविक भार माइनस ma। यानी कहने का मतलब है अगर कोई पिंड नीचे की ओर जा रहा है तो उसके भार जो है वो कम होगा, उसका आभासी भार जो होगा वो उसके वास्तविक भार से कम होगा क्योंकि उसमें से ma माइनस होगा। तो यानी नीचे जाने वाले पिंड में कभी भी उसका भार अधिक नहीं होगा, इसलिए नीचे की ओर जो भी ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन बी गलत है। अब चलते ऊपर की ओर। अगर कोई पिंड ऊपर जा रहा है तो उसका आभासी भार वास्तविक भार प्लस ma होगा। अब ऑप्शन ए देखते हैं, स्थिर वेग से ऊपर की ओर। अगर कोई वस्तु स्थिर वेग से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब उसमें त्वरण कितना होगा 0। अगर त्वरण यहाँ 0 हो जाएगा तो ma का मान कितना हो जाएगा 0 और आभासी भार जो है वो वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो सी ऑप्शन बचा वो सही है। कैसे वो देखते हैं। जब इसका आभासी भार अगर जब ये कोई पिंड ऊपर की ओर जाएगा तो इसका त्वरण जो है वो कुछ होगा, जनरली कितना होगा 9.8। तो इस त्वरण 9.8 को इसके द्रव्यमान से गुना करेंगे तो इसका ma का वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा और वो वास्तविक भार में जुड़ जाएगा, जिसके कारण इसका आभासी भार ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण व्यक्ति का भार जो है वो अधिक होगा। किस केस में? ऊपर की ओर त्वरित होने वाले केस में। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता। तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा आपके पास, सेवेंथ का आंसर हो जाएगा जड़त्व। किसी भी पिंड का गुणधर्म उसको सीधी रेखा विराम या समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। कौन सा, किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। समरूप मतलब बराबर कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो वेग जो है एक सदिश राशि है और सदिश में मान और दिशा दोनों होता है। तो कोई भी सदिश राशि तभी बराबर होता है जब उसका मान और दिशा दोनों बराबर हो। जैसे अगर हम बोले 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर और एक बोले 10 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण की ओर, तो ये दोनों वेग जो है वो अलग अलग हैं, बशर्ते इसका मान जो है, परिमाण जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके दिशा जो है वो अलग अलग है, इसलिए इन दोनों वेग का मान अलग होगा। तो अगर इन दोनों वेग को एक समान होना है तो इनका परिमाण और इनका ये जो दिशा है उत्तर दक्षिण, ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो,
यानी दोनों फिक्स हो। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन। संवेग जो एक सदिश राशि है। तो देखते हैं, अगर ये मेरे पास दीवार है, कोई पिंड v वेग से जा रहा है और ये वापस आएगा, तो इसका वेग जो होगा वो माइनस भी हो जाएगा। तो जब कोई पिंड इस वेग में जा रहा है तो इसका संवेग हो जाएगा, संवेग कितना हो जाएगा, m गुने v। और सेकेंड केस में जब वो वापस आ रहा है तो इसका संवेग हो जाएगा m गुने माइनस v, यानी कि माइनस mv। तो संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, यानी डेल्टा p बराबर p1 माइनस p2, यानी mv माइनस का माइनस mv, यानी mv प्लस mv बराबर 2mv। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एक 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो m तो मेरे पास है 1/2 गुना 3, लेकिन v नहीं है। इस v के यहाँ v रखने के लिए स्क्वायर वाला, यहाँ पे हम v कैसे निकालेंगे, तो वहाँ देखिए संवेग कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन। संवेग का फॉर्मूला कितना होता है m गुने v बराबर 2, और m कितना दिया हुआ है 3 गुने v बराबर 2, और v बराबर कितना हो जाएगा 2/3। इस v का मान हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। 1/2 गुना 3 गुना 4/9, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कहने का मतलब है कि 2/3 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। तो इसका वक्र होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ जो होता है एक दीर्घवृत्त होता है, यानी इस टाइप से एक वृत्त बनेगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो शून्य से कोई अगर वस्तु गिर रहा है, शून्य में यानी अंतरिक्ष में कोई वस्तु गिर रहा है तो गिरेगा तो उस पर एक ही बल काम करेगा, कौन सा, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक समान त्वरण से वो गिरेगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा। कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है या पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र से जाता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है। स्प्रिंग का काठिन्य क्या है, काठिन्य मतलब होता है कठोरता। तो स्प्रिंग की कठोरता क्या है, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, आधार के प्रति एकांक क्षेत्रफल भार, प्रति एकांक विक्षेपण पर भार या पिग में से कोई नहीं। तो कठोरता जो है वो स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता है, यानी कठोरता ही बताता है कि स्प्रिंग जो है कितना भार वहन कर सकता है। जी की इकाई क्या है, तो जी की इकाई ऑप्शन आपके पास ये 4, चलिए फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करते हैं। F बराबर जी mm/d²। तो F का मात्रक होता है न्यूटन, जी का निकालना है, m का kg और d यानी कि दूरी का मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg नीचे आ जाएगा, बटा में kg² बराबर g, यानी g का मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ये आपका ऑप्शन है सी।
आवेग माप है। आवेग से क्या नापते हैं? द्रव्यमान, गति की प्रवणता, वेग या भार। तो आवेग से हम लोग भार नापते हैं। कोई भी वस्तु जितना भारी होगा, जितना ज़्यादा भार होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा आवेग होगा, क्योंकि आवेग का फॉर्मूला होता है m गुने v। बल का मात्रा क्या है? बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो बल का मात्रा निकालेंगे, m जो है वो kg और त्वरण जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर है किसके? 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm या 0.001 mm। तो 1 माइक्रोन जो होता है वो होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। लेकिन मीटर नहीं, हमको किस में निकालना है? mm में निकालना है। तो 10 के पावर माइनस 3 गुने 10 के पावर माइनस 3 मीटर। 10 के पावर माइनस 3 को लिख सकते हैं 1 बटा में 1000 और 10 के पावर माइनस 3 मीटर को लिख सकते हैं mm, क्योंकि 1 mm में 10 के पावर माइनस 3 मीटर होता है। तो इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.001 mm, यानी ऑप्शन डी। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, वाट या कैलोरी। तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कैलोरी। नेक्स्ट, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न होती है। गति के तीसरे नियम के कारण, जड़त्व के कारण, घर्षण के कारण में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा घर्षण के कारण, जड़त्व के कारण, क्योंकि जड़त्व ही है जो, जड़त्व का नियम ही है वो कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहना चाहती है जब तक उसे कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो गिलास से, पानी से भरी गिलास जो है पहले किस में थी? विरामावस्था में थी। इसलिए पेपर, गिलास के नीचे से पेपर को खींचने पर वो गिलास का पानी जो है वो विरामावस्था में ही बना रहना चाहता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रत्यानयन बल। तो अपनी स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने पर, किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो अपने छोड़ने के बाद अपने पहले वाली लंबाई पे आ जाता है, उस बल को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इस बल को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल, और इंग्लिश में बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। दिए गए काल वेग समय ग्राफ में मंदन ज्ञात करें। मंदन मतलब त्वरण जब निगेटिव में होता है, त्वरण जब निगेटिव में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो A बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी T2 माइनस T1। v मतलब अंतिम वेग। तो अंतिम वेग इसका कितना है? ये वाले पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे 0, माइनस यू कितना, कहाँ से चलना स्टार्ट किया है? यहाँ से 50 बटा में समय कहाँ? यहाँ पे 10, माइनस किस समय से चलना स्टार्ट किया है? तो 0, यानी -50 बटा में 10 कट जाएगा, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए मिसप्रिंट है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, दिए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग मतलब u कहाँ से चलना स्टार्ट की है? यहाँ देखिए, यहाँ 50 वाले के पास, यहाँ पे यहाँ चलना स्टार्ट किया है। तो ये जो वेग हो जाएगा इसका u बराबर हो जाएगा कितना के पास? 50 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से कोई नहीं। रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी हम पीछे पढ़े हैं, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो पर परिकल्पना या संवेग संरक्षण। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी न्यूटन के सेकेंड नियम और न्यूटन के तीसरे नियम के मिलने पर। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए
तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बोला दो केस है, एक v1 मानते हैं, एक v2 मान लेते हैं। बोला है कि कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर देगा, यानी पहले अगर इसका 1 था तो अब कितना हो गया 1/3। द्रव्यमान फिक्स है, इसका द्रव्यमान के बारे में कोई जिक्र नहीं, इसका द्रव्यमान फिक्स है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, यानी कि गतिज ऊर्जा निकालेंगे हम। तो गतिज का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो इसको निकालो पहले वाले केस के लिए। तो 1/2 m तो फिक्स है, हमको छोड़ देते हैं, 1 का स्क्वायर यानी कितना आ गया 1/2। यहाँ निकालेंगे तो 1/2 गुने 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/2 गुने 1/9। तो इस पहले वाले केस में देखिए और दूसरे वाले केस में देखिए, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2 और दूसरे में कितना है 1/2 गुने 1/9। तो 1/2 इस सेकेंड एनर्जी का और 1/2 पहले वाले का बराबर है। फालतू कौन बचा 1/9, यानी जो नया वाला जो गतिज ऊर्जा है वो कितना हो जाएगा 1/9 गुना। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा फिर से देखिए, गतिज ऊर्जा कितना होता है 1/2 mv²। इसको बाद में देखेंगे हम, क्योंकि इसका अगर हम फॉर्मूला रखेंगे 1/2 m, अभी में भी नहीं पता है, भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं पता, इसको बाद में रखेंगे। अब देखिए संवेग यानी कि p बराबर क्या होता है m गुने v। यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो ये आ जाएगा p/m, और इस p/m को यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा p/m 1/2 गुने p² गुने m से m कट जाएगा, यानी बचेगा कितना p²/2m, यानी कि ऑप्शन डी। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या दोलन रुक जाएगा। तो चलिए इसको फिर समझते हैं। अगर ये कोई झूला है और यहाँ पे वो लड़की बैठी हुई है, ये झूला यहाँ बंधा हुआ है ऊपर में, ए पोजीशन पे बैठी है और बी पे लड़की बैठी है, तो ए से लेकर के लड़की के ये सर के ऊपर तक, इसको हम बोलेंगे प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई। अच्छा, यही केस में अगर लड़की खड़ी हो जाए तो लड़की का साइज ये हो जाएगा और अब इसका प्रभावी लंबाई ये रहेगा सेकंड वाले केस के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है T बराबर 2π√L/g। यानी फॉर्मूला देख के बोलता है कि T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके L के, यानी L बढ़ेगा तो T बढ़ेगा और L घटेगा तो T घटेगा। अब देखिए पहले वाले केस में प्रभावी लंबाई ज़्यादा थी, दूसरे वाले में प्रभावी लंबाई कम है। पहले वाले केस में, एक सेकेंड, फिर से, अगर लड़की यहाँ तक बैठी हुई है तो ये इसका प्रभावी लंबाई है, लेकिन लड़की खड़ी हो गई तो इसका ये प्रभावी लंबाई है। तो इस केस में पहले वाले केस से प्रभावी लंबाई कम हो गई। प्रभावी लंबाई अभी ये है, पहले ये थी, अब ये हो गई, तो प्रभावी लंबाई कम हो गई, यानी L का मान कम हो गया तो T का मान भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी कि एक खड़ी होने पर प्रभावी लंबाई कम होने के कारण उसका जो दोलन काल है वो कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो गतिमान वस्तु में हमेशा गतिज ऊर्जा होती है, नाम से पता चला है गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। अगर कोई गाड़ी चल रहा है और इसमें कोई अगर आदमी बैठा हुआ है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। अगर कोई आदमी किसी चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ है तो इस सीट के साथ जो इसका निचला हिस्सा है वो विराम में होगा और इस
सीट के साथ जो इसका सर है, ये ऊपर वाला हिस्सा, वो गतिज में होगा। यानी अगर कोई वह व्यक्ति किसी गाड़ी पे बैठा है और गाड़ी चल रही है तो इसमें दोनों अवस्था होगी, विराम अवस्था और गतिज अवस्था, यानी दोनों ऊर्जा होगी, विराम ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न विषयों पर कार्य करता है, सही है। समान परिमाण रखते हैं, सही है। विरुद्ध दशाएं रखते हैं, सही है, यानी सभी सही है। जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। देखिएगा दूरी यहाँ पे अपरिवर्तित है, तो मेरा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी दूरी मेरा अपरिवर्तित, दूरी मेरा नहीं बदल रहा है, चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए पिंड की गति दुगनी हो गई, यानी ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। वह गति दुगनी हो गई, यानी चाल पहले 1 था तो इसका चाल कितना हो गया 2। तो अब जो पहले केस का समय है, इस वाले केस का जो समय उसको 2 मान लेंगे, ये वाला 2, ये वाला 2, और यहाँ इस वाले केस के लिए इसका समय 1 मान लेंगे। तभी देखिए दूरी बराबर रहेगा, समय गुने चाल बराबर दूरी 2, समय गुने चाल बराबर दूरी 2। यानी कहने का मतलब है कि समय जो है कितना हो गया, 2 से 1 हो गया, यानी कि आधा हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? त्वरण, बल, ऊर्जा, एक समान गति। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम से हम लोगों को बी बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? कितनी बार पढ़ चुके हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। जड़त्व जो है किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर या संवेग पर। तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि जड़त्व जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान का। यानी कहने का मतलब है अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो जड़त्व बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटता है तो जड़त्व घटेगा। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभवांतर हम लोग किससे नापते हैं? विभव मापी, एमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर। तो विभवांतर हम लोग नापते हैं वोल्ट मापी से, ऑप्शन सी। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल या समय। एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका तरंगदैर्ध्य नापता है। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तरंगदैर्ध्य नापता है। टैकोमीटर वह उपकरण जिसे नापा जाता है। टैकोमीटर क्या नापते हैं? तापक्रम, प्रवाह, दाब या चाल। तो टैकोमीटर से हम लोग चाल नापते हैं। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसी को टैकोमीटर कहते हैं, जैसे दिखाता है 10, 20 इस टाइप से, वो में क्या है? टैकोमीटर है। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता या पवन की गति एवं बल। तो एनीमोमीटर जो है वो पवन का वेग नापने में किया जाता है। तो ये आज आपका जो चैप्टर था उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को ख़त्म हुए। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज़ एक नए वीडियो मिलेंगे आपके तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो धन्यवाद।